प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी को पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, अर्थात उनका जो वास्तविक नाम था वह धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से हिंदी साहित्य में लेखनी प्रारंभ की थी। उनके पिता अजायब राय श्रीवास्तव थे तथा उनकी माता आनंदी देवी थीं। उनके पिता डाक खाने में मुंशी का काम किया करते थे। उनके चाचा उन्हें नवाब राय के नाम से संबोधित करते थे, अर्थात बचपन में उनके चाचा उन्हें नवाब राय के नाम से पुकारा करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई थी। जब वे 7 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह उनसे अधिक उम्र की महिला से करवा दिया गया था, परंतु उनका पारिवारिक जीवन अधिक समय तक नहीं चला तथा उनका विवाह संबंध टूट गया। 1896 में जब मुंशी प्रेमचंद जी 16 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद प्रेमचंद जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से बीता। पिता की मृत्यु के पश्चात प्रेमचंद जी ने 5 रुपये प्रति माह पर ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया। 1898 में उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात वे बहरीच के एक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में 20 रुपये प्रति माह आय पर नियुक्त हुए, अर्थात जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली उसके बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए एक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। 1910 ईस्वी में उन्होंने दर्शन, फारसी, अंग्रेजी तथा इतिहास से प्रवेशिका की परीक्षा उत्तीर्ण की, अर्थात 1910 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। प्रारंभ में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी प्रथम रचना असरारे मुआविद है, जो आवाज़े खल्क नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में इस रचना का अनुवाद हिंदी में देवस्थान रहस्य के नाम से किया गया। 1909 ईस्वी में सोजे वतन राष्ट्र का विलाप नामक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें 5 देशभक्ति कहानियों का संग्रह है। इस पुस्तक की जितनी भी प्रतियां थी उनको अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया तथा सभी प्रतियों को जला दिया गया, क्योंकि इसमें इस प्रकार की देशभक्तिपूर्ण कहानियाँ संग्रहित थी जिससे कि भारतीय जनता उग्रवादी हो सकती थी और उनके मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति क्रुद्ध भावना पैदा हो सकती थी और वे आंदोलन के लिए तत्पर हो सकते थे। इसलिए अंग्रेजी सरकार विद्रोह से भयभीत होकर के मुंशी प्रेमचंद जी की इस पुस्तक को जब्त कर लिया और सारी प्रतियों को आग लगा दी गई। इसके पश्चात अपने घनिष्ठ मित्र मुंशी दयानारायण निगम की सलाह पर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी दिसंबर 1910 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई तथा जिसका नाम था बड़े घर की बेटी। जब वे 25 वर्ष के हुए तब उनकी दूसरी शादी शिवरानी देवी से हो गई, जो एक बाल विधवा थी। उनकी पत्नी भी लेखिका थी तथा उन्होंने प्रेमचंद जी के जीवन के संबंध में एक पुस्तक प्रेमचंद घर में की रचना की है। प्रेमचंद जी की 3 संतानें थीं, श्रीपत राय श्रीवास्तव, अमृत राय श्रीवास्तव तथा कमला देवी। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी की। 1909 ईस्वी में उनको बहराइच से महोबा भेजा गया। शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होकर हमीरपुर गए। 1916 ईस्वी में उनका हस्तांतरण गोरखपुर कर दिया गया था। 1919 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी, फारसी तथा इतिहास विषय से BA की डिग्री प्राप्त की। 1919 ईस्वी में ही उनकी पदोन्नति डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर हो गई। सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। बाद में वे स्वतंत्र लेखन कार्य में उतर गए। नौकरी छोड़ने के बाद माधुरी तथा मर्यादा पत्रिका के संपादन के माध्यम से उन्होंने अपनी आजीविका चलाई। अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने अपने मित्र प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस खरीद लिया तथा हंस एवं जागरण पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया, परंतु यह कारोबार घाटे में चला गया तथा उन्हें प्रेस बंद करनी पड़ी। 31 मई 1934 ईस्वी को वे मुंबई चले गए। 1 साल के अनुबंध पर सिनेटॉन कंपनी के लिए पटकथा लिखने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी लिखी पहली फिल्म मजदूर है। मुंबई का वातावरण उन्हें रास नहीं आया तथा अनुबंध को बीच में ही छोड़कर वे 1935 में इलाहाबाद लौट आए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई।
तथा उसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की। 1936 में उनकी अंतिम रचना गोदान उपन्यास तथा कफन कहानी का प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गई। प्रेमचंद जी की भाषा शैली किस प्रकार थी, वो देखते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में बड़ी सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में भी उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। उनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों की भी बहुलता है। उनकी भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कि उसको पढ़ने से पाठकों को जो घटना घटित हो रही है वह अपने समक्ष ही घटित होती प्रतीत होती है। अर्थात उनकी भाषा एकदम सजीव है। उसके पश्चात उनकी साहित्यिक विशेषता किस प्रकार है। प्रेमचंद जी राष्ट्रवादी विचारधारा के साहित्यकार रहे हैं। प्रेमचंद साहित्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार रहा है। उन्होंने शहरी वातावरण के साथ साथ गांवों और उच्च वर्गीय जनसाधारण को अपने साहित्य का विषय बनाया है। उन्होंने तत्कालीन भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों, शोषण, निर्धनता, नारी दुर्दशा, वर्ण व्यवस्था की विसंगति आदि भिन्न विषयों पर अपनी प्रभावशाली कलम चलाई है। प्रेमचंद जी के उपन्यास भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र सामने प्रस्तुत कर देते हैं। उन्होंने समाज सुधार तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक कहानियों एवं उपन्यासों की रचना की है। उन्होंने सर्वप्रथम कल्पनाओं से बाहर निकलकर यथार्थ को रचनाओं का आधार बनाया है। वे सही मायने में एक सफल साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी सर्वप्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने रचनाओं को कल्पना जगत से बाहर निकालकर यथार्थ जगत में लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें यथार्थवाद की झलक हमें दिखाई पड़ती है। अर्थात जो समाज में घटित हो रही होती है वही सारी चीज़ें उनकी रचनाओं में भी हमें दिखाई देती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं उपन्यास में प्रेम और वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान। गोदान उनकी अंतिम उपन्यास है। कहानी में है प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रसून, प्रेम तीर्थ, प्रेम द्वादशी, सप्त सुमन, प्रेम पचीसी, 5 फूल, नवनिधि, कफन। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। उनकी समस्त कहानी मानसरोवर नामक संग्रह में संग्रहित है जो 8 भागों में प्रकाशित है। धन्यवाद।